चलिए, तो हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। ये है टेम्परेचर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो ये तो मोल फ्रैक्शन है एक्स एक्सिस पर, मोल फ्रैक्शन। ये है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन बी का इधर से इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ेगा और ए का घटेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स ए को 1 मान लिए हैं, मोल फ्रैक्शन 1 को, और एक्स बी यहाँ पर 0 है। तो मोल फ्रैक्शन बी का यहाँ 0 है, यहाँ पर ये ओरिजिन है। इधर से इधर जाते रहेंगे तो मोल फ्रैक्शन आपका बी का बढ़ते रहेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं, इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं ये कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है नहीं, कंपोजिशन ही लिख दीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और मोल फ्रैक्शन में ही कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि बिलियन में ए और बी उस निश्चित स्थिति पर ए और बी की मात्रा क्या है ना, वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हम लोग कल खत्म किए वहीं से बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूं कुछ जेड कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं कुछ जेड कह देता हूं। तो अब बताओ कि इस पॉइंट पर ग्राफ के बिलियन में ए का मात्रा ज्यादा होगा कि बी का मात्रा ज्यादा होगा? जरा गौर से, ये जो कंपोजिशन ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है कि बिलियन में ए और बी है, वही यहाँ पर रखें, और मैंने बताया कि इधर से इधर जा रहे हैं तो बी की मात्रा बिलियन में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन शुरुआत में मैंने ए ले लिया सिर्फ, और बी उसमें मिलाते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ बी धीरे धीरे मिलाते जा रहे हैं तो बढ़ते जाएगा तो ग्राफ इधर से उधर शिफ्ट होते जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर बिलियन में ए ज्यादा होगा कि बी ज्यादा होगा? ए ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्या था, ए था, और उसमें अभी थोड़ा सा देखिए इतना सा बी, और ए क्या होगा, घटते जाएगा और बी बढ़ते जाएगा। एक मतलब है कि अगर यहाँ एक्स ए 1 है तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स ए कितना होगा 0.9, और ये थोड़ा सा बढ़ा होगा, क्योंकि ये 0 पहले था तो ये थोड़ा सा बढ़ा होगा तो ये हो जाएगा 0.1 रहा होगा, मान लेते, हो सकता है 0.8 हो या 0.2 ही हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि बिलियन में ए की मात्रा ज्यादा होगी इस केस में। अब जरा देखिए इस केस में ए की मात्रा देखिए, अगर मैं यहां से, अब देखिए इस मिक्सचर पर, अब मैं इस मिक्सचर पर जब जेड पर आ गया है और इसको अगर आप गर्म कर रहे हैं मतलब आप तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान बढ़ाते क्या होगा कि तापमान बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जैसे ही यहाँ आएगा ये लिक्विड वाला कर्व है तो तापमान मान लीजिए यहाँ पे कुछ आएगा, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो लिक्विड अब क्या होगा, वेपर में बदलना शुरू होगा, मतलब यहाँ पर से वो जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देगा, मतलब इस तापमान ये थोड़ा सा बॉयल करना शुरू कर देगा इस तापमान से, और जब यहाँ पहुँच जाइएगा इस तापमान पर, इस कंपोजिशन के लिए पूरा का पूरा ये जो बिलियन है, चूंकि अब यहाँ से थोड़ा सा भी ज़्यादा बनाइएगा टोटल का टोटल लिक्विड वेपर में बदल जाएगा।
टोटल का टोटल वेपर बदल जाएगा। टोटल का टोटल वेपर आपको, टोटल जितना भी बिलियन है वो टोटल का टोटल वाष्प में बदल जाएगा इस तापमान पर। मान लीजिए यहाँ पे है 50 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जैसे ही होगा तो टोटल का टोटल तापमान आपको, सॉरी टोटल का टोटल जो बिलियन है वो वाष्प में बदल जाएगा। और यहाँ 40 से 50 के बीच में अगर तापमान है, टेम्परेचर है, तो आपको दोनों अवस्था मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और आपको वाष्प भी मिलेगा। बस इस ग्राफ से हम लोग यही सब सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए, और कहिए, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गर्म कर दिया, गर्म करके पूरा वाष्प बन गया। अब जैसे ही वाष्प बना, यहाँ पर वाष्प जैसे ही यहाँ बना, पूरा का पूरा वाष्प बन गया इस पॉइंट पर। अब उसको थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, है ना, ठंडा करिएगा, तापमान आपको घटेगा, तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो फिर से ये वाला जो वेपर है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ग्राफ है इससे हम लोग सीखते हैं। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए इस केस में अगर अब ध्यान दीजिए कि कंपोजिशन अगर मान लीजिए यहाँ है, कंपोजिशन यहाँ ले लीजिए, कहीं गौर से जरा देखिए, कंपोजिशन हम यहाँ ले लिए, कंपोजिशन यहाँ ले लिए इस तापमान पर। तो अगर हम, सॉरी, इस यहाँ पे कंपोजिशन ए वाला पॉइंट पे लिए, तो मतलब हो सकता है कि ये कुछ 0.6 रहा होगा, बी 0.4 रहा होगा, तब जाकर के वह जो बिलियन है, वह जो बिलियन है यहाँ जैसे ही आएगा वो बॉयल करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ से यहाँ जैसे ही जाएंगे टोटल का टोटल वेपर बन जाएगा अगर कंपोजिशन। इसका मतलब है कि जैसे देखिए, ए का जैसे ही बी का कंपोजिशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से कम है, तो बी का कंपोजिशन बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उस बिलियन का भी घटते जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप यही सब सोच करके, थियोरेटिकल सोच करके ही बाद में ये पता किया गया, बाद में हम लोगों ने फिर सीखा कि हम किसी भी बिलियन से ए और बी को गर्म करके अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किसी को हम लोग अलग कर सकते हैं, और वो कहलाता है आपका डिस्टिलेशन। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे, तो मैं अभी डिस्टिलेशन पर आपको आसपास में बताता हूँ कि कैसे इस ग्राफ के मदद से बाद में डिस्टिलेशन किया गया, आसवन किया गया, ए और बी को अलग किया जाता है इसी ग्राफ के मदद से। ये सोच करके ये समझा थियोरेटिकल कि इसका मतलब है कि कोई भी लिक्विड, जैसे मान लीजिए यहीं पर सोचिए, जैसे मान लीजिए बी है, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोनों को मिला दिए, ए वाला 40 है, ये मान लीजिए ए वाला 40 है, और ए वाला मान लीजिए 80 है। तो ये जो ग्राफ है ना, 80 से ऊपर नहीं जाएगा, 80 से नीचे से ही चला जाता है ना, 80 से ऊपर ये ग्राफ कभी नहीं जाएगा, 80 से नीचे ही जाएगा। इसका मतलब है कि बिलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 40 और 80 के बीच में ही होगा, 40 और 80 के बीच में ही बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, 40 से 80 के बीच में ही बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमें ए और बी अलग करना है इस केस में, तो इसको आप क्या करिए, 40 डिग्री पर गर्म कर दीजिए। तो जैसे ही 40 डिग्री पर गर्म करिएगा, तो इसमें जो ए है, इसमें जो ए है, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 है, तो जैसे ही इसका तापमान आपने 40 डिग्री किया, तो इसके अंदर जो बी का मॉलिक्यूल है, चूंकि ये बॉयल करने लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा, और बी बाहर निकलने लगेगा,
और बी बाहर निकलने लगेगा और इसके वेपर को आप कलेक्ट कर लीजिए। इसके वेपर को कलेक्ट कर करके कहीं अलगे कर लीजिए किसी बर्तन में। तो देखिए गर्म करते करते ऐसा एक समय आएगा कि इसमें से टोटल का टोटल बी अलग हो जाएगा वेपर में, क्योंकि जैसे ही 40 डिग्री और 40 पर बी बॉयल करता है, 40 पर बी बॉयल करेगा, 40 पर जब बी बॉयल करेगा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर बनना शुरू होगा। वेपर बनना शुरू होगा तो इधर जाकर के दूसरे बर्तन में हम लोग उसे अलग कर लेंगे और इस वेपर को यहाँ कंडेंसर लगा देते हैं, हम बताते हैं अभी डिस्टिलेशन का। तो एक पॉइंट खाली इसके बारे में लिख लीजिए और कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। फिर हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ते हैं कि कैसे इसके मदद से हम लोग ये सब हम लोग कल देख लिए थे, बस 2 मिनट के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। लिखिए कि ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, on the left side of the curve, liquid A is more, and on right side of the curve, and on right side of the curve, right side of the curve, liquid B is more, लिक्विड A इज मोर, और राइट साइड में कर्व का देखिएगा तब B की मात्रा ज्यादा होगी। लिक्विड B इज मोर। तो लिख लीजिए, जिनका हिंदी की जरूरत है वो हिंदी लिख लीजिए, कर्व लिख लीजिए या ग्राफ लिख सकते हैं। लिखिए ग्राफ के बाएं तरफ लिक्विड A अधिक होता है और ग्राफ के दाईं तरफ लिक्विड B अधिक होता है। लिक्विड B अधिक होता है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से डिस्टिलेशन देखते हैं। डिस्टिलेशन देखते हैं यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन मतलब आसवन। आसवन तो आसवन क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से किसी विलयन से एक द्रव को हम लोग अलग किया। तो द्रवों को अलग करने की जो प्रक्रिया है किसी विलयन से, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आसवन। है तो लिख लीजिए, दैट प्रोसेस by which
लिक्विड्स ऑफ द सॉल्यूशन, लिक्विड्स आर, ऐसे लिख दो, लिक्विड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम solution, from solution is called distillation, and वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विलयन से द्रवों को अलग किया जाता है उसे आसवन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिससे या जिसके द्वारा विलयनों से विलयन से द्रवों को अलग किया जाता है उसे आसवन कहते हैं। है ना, आइए तो आसवन जो दो विधि से किया जाता है जी, है ना, आसवन दो विधि से किया जाता है। आइए देखते हैं, है ना, दो विधि से किया जाता है। एकदम सिंपल सा, ही सब कुछ नहीं, अलग कर देना। एक होता है आइसोथर्मल डिस्टिलेशन, और दूसरा होता है आइसोबारिक डिस्टिलेशन। एक होता है आइसोथर्मल डिस्टिलेशन और एक होता है आइसोबारिक डिस्टिलेशन। इसको बोलते हैं समतापीय आसवन, और ये वाला हो जाएगा समदाबीय डिस्टिलेशन या आसवन कहेंगे। यहाँ साफ दिख रहा है जी, देखो समतापीय, नाम से पता चल रहा है कि इसमें तापमान जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, मतलब इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। तो टेम्परेचर स्थिर रखो सब तक ही होगा, फिर दाब घटाटा बढ़ाना पड़ेगा, और दाब को घटा बढ़ा करके आप फिर अलग करिए लिक्विड का। और समबारिक के केस में होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब आप टेम्परेचर को चेंज करिए, है ना, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ाइए घटाइए, और इसमें प्रेशर को बढ़ाइए घटाइए। प्रेशर चेंज होगा, एंड प्रेशर बदलेगा। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं वो आइसोबारिक करते हैं, आइसोबारिक, है ना। आइसोथर्मल सिर्फ एक केस में किया जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन में एक केस में किया जाता है आइसोथर्मल, वो उसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन।
वैक्यूम डिस्टिलेशन। और इसमें दो तीन किया जाता है, एक बोलेंगे, एक को बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरे को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरे को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, तीसरे को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो हम लोगों को उतना ज्यादा कुछ पढ़े के नहीं है, ज्यादा हम लोगों को दो पढ़ लेंगे, ये दोनों सिर्फ ज्यादातर अगर होगा तो हो सकता है बता दे। ऐसे हम लोगों का 12th में ये सब नहीं पढ़े थे, है ना, 12th क्लास के सिलेबस में ये सब नहीं है। तो बस दो को हम फ्रैक्शनल, सिंपल और फ्रैक्शनल आपको बता देते हैं क्या होता है। अब देखिए, यह जो तीनों आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन, आसवन, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, इसमें आप प्रेशर को नहीं बढ़ाइएगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, एकदम स्थिर रखिए, और टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके बढ़ा घटा करके आप लिक्विड को अलग करिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, है ना, साधारण आसवन या सामान्य आसवन। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, है ना, सामान्य आसवन या साधारण आसवन, साधारण आसवन या सामान्य आसवन। इस केस में क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक बर्तन लेते हैं, है ना, बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में आप सॉल्यूशन विलयन ले लीजिए, आप किसी भी विलयन को इससे अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किसी भी विलयन को आप लोग इससे अलग कर सकते हैं, है ना, किसी भी विलयन को इससे अलग कर, सॉरी, किसी भी प्रकार के विलयन को अलग कर सकते हैं। जैसे सिंपल आसवन में जैसे चीनी और पानी का विलयन, उससे भी आप पानी को अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं। जो घरे में दालू लोग चुलाता है देहात लोग में, उसमें दुनिया भर के रख देता है, पानी मिलाता है, तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से अल्कोहल को अलग करता है इसी विधि से। क्योंकि यदि ज्यादा टफ रहेगा तो घर वाला लोग थोड़े ना कर लेगा, तो क्या होता है, वो वही है दारू चुलाने वाला ये सिस्टम, आप घरे में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस तरह से आपको एक बर्तन लेते हैं, है ना, और बर्तन लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं, जब बाहर निकलेगा बाष्प, बाष्प बाहर निकलेगा, ये सिंपल सा कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं, ऐसे कर, इसमें से एक टोटी लगा देते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, कॉप लगा करके बंद कर देते हैं, सिंपल सा। तो जैसे ही इससे आप इसको आपने गर्म किया, जैसे ही इसको गर्म करिएगा तो इसमें जो लिक्विड है, जो लिक्विड है वो वेपराइज होगा, और वेपराइज होकर के इसके थ्रू बाहर निकलेगा, और इसके थ्रू बाहर निकलेगा
और आप किसी बर्तन में आप उसे कलेक्ट कर लीजिए। तो कहें सर जब यहाँ से बाष्प निकलेगा, यहाँ से गर्म, जैसे ही आप इसको गर्म करिएगा, जब इसको आप गर्म करिएगा, हीट करिएगा, तो यहाँ से तो बाष्प ही निकलेगा, बाष्प ही निकलेगा। और जब बाष्प निकलेगा तो इसके थ्रू बाष्प जाएगा, तो इससे तो सर ये तो बाष्प जाएगा, तो फिर हमको द्रव कहाँ मिलेगा यहाँ से? हाँ जी, नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं, उसी ट्यूब में यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर का क्या मतलब हुआ सर? ठंडा करने वाला एक सिस्टम लगाते हैं, पाइपा में थोड़ी दूर सेट कर देते हैं ठंडा करे वाला, या बर्फ दे दीजिए इतना दूर पाइपा में ऊपर में। तो जैसे ही बाष्प इधर से बाष्प बन के आएगा, यहाँ पे जैसे ही ठंडा होगा तो ये बाष्प द्रव में बदल जाएगा यहाँ से, तो इधर से बाष्प में जाएगा और यहाँ से फिर जैसे ही आगे निकलेगा तो ये लिक्विड हो जाएगा और आपको लिक्विड यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ये बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, और कुछ नहीं, ये कंडेंसर है आपका। है ना, या कह दीजिए कूलिंग एपरेटस, ठंडा करने वाला कोई सामान रख देते हैं, है ना, ठंडा करने वाला। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका वेपर इधर से जाएगा, बाष्प जाएगा, और जैसे ही यहाँ ठंडा होगा, कूल होगा, ठंडा होने के बाद क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा वो जो बाष्प है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? अगर नहीं है तो हम इसको ग्राफ से भी समझा सकते हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, बस इतना सा। ऐसे ही बनता है दारू घरे में, गर्म करता है, देखते हो चूल्हा पर धीरे धीरे चढ़ाता है, बाष्प निकलते जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ दूसरा सिस्टम रहता है, यहाँ कैसे होता है जानते हो? मैं बता देता हूँ, चलो पहले इसको छापिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ वाला, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ये नहीं होता कूलिंग एजेंट भी कहाँ से ठंडा करे वाला पाइप में लगाएगा, तो वो सब क्या करता है, दूसरा सिस्टम लगाता है ठंडा करने के लिए। तो मैं बताता हूँ कैसे करता है, तो फटाक से लिखिए। दो 1 मिनट में जल्दी छापो। हो गया। जैसे मान लो एक में बिलियन कोई ले लो ना, दूगो कोई मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है, तो भाई सर कितना तापमान पर इसमें गर्म करेंगे?
कितना तापमान पर इसको गर्म करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लीजिए जैसे और ए और बी दो गो एकरा में कोई लिक्विड है, मान लीजिए दोनों लिक्विड ही है, तो बी का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है और बी ए का टेम्परेचर 90 डिग्री है और इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो और इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करते जाइएगा, जब गर्म करिएगा तो अगर तापमान आप 40 या 40 से थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा तो इससे जो निकलेगा वो ज्यादा मात्रा में कौन निकलेगा, बी निकलेगा, ज्यादा मात्रा में बी निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए तापमान आप 40 या 40 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं तो इससे कौन बाहर निकले, क्या ए वाला निकलेगा, नहीं, बी वाला ज्यादा निकलेगा। हो सकता है जरा मनी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, ज्यादा जरा मनी थोड़ा मनी तो ये निकलेगा है, थोड़ा मनी ए निकलेगा, मतलब अधिक अमाउंट में यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा, अधिक मात्रा में यहाँ कौन आएगा। और जब बीज अधिक मात्रा में आएगा, और आई से देखिए मैंने बताया है कि अगर ए और बी, अभी ग्राफ बना करके मैंने बताया कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, सॉरी ए का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, तो ये जो दोनों को मिलाने के बाद ये जो विलयन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इन दोनों के बीच में, नहीं समझा भाई, इन दोनों के बीच में होगा इसका। तो अगर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि इसको 40 डिग्री या 42 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ज्यादा मात्रा में यहाँ बी निकल जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में बी जब यहाँ निकलेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो यहाँ बी बचा रह जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि बी हम लोग इसमें से जो निकला है ज्यादातर बी निकला है, ज्यादातर बी निकला, क्योंकि हम लोग तापमान थोड़ा सा 40 से ज्यादा दिए हैं तो ज्यादा मात्रा में आपको बी निकला। जब ज्यादा मात्रा में बी निकला तो इसका जो बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 40 डिग्री है, मतलब पहले का से कम है, मतलब यहाँ जो आएगा इसे बोलते हैं डिस्टिलेट, यहाँ जो आएगा निकल करके उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और यहाँ जो बचा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि निकल करके तो बी आया है ना, तो बी आया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ज्यादा मात्रा में बी आया है और बच के रह गया यहाँ पर ए, और ए का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर जो बचा रह जाएगा इस केस में वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बस सिंपल सा है सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, और कुछ ज्यादा हम लोगों को पढ़ने नहीं, बस यही है कि गर्म करिए आप निकाल लीजिए। अब कहो कि घरवा में ऐसा होता है, सर नहीं होता, क्योंकि ये कंडेंसर लगा ही नहीं रहता है, कंडेंसर जो ठंडा करने वाला, तो वो जानते हो क्या करता है, वो क्या करते हैं, जैसे ये करता है ना, देखो वो यहाँ पर एक बर्तन रख देता है, देखो जो चुलाता है, और ऐसे यहाँ पर एक बर्तन रख देता है, अब बर्तन रख देता है और वो पानी भर देता है, पानी भर देता है, और जैसे वो एगो टोटी लगा देता है छोटे, तेरा में कंडेंसर वेंडेंसर नहीं लगा, तो क्या होगा, ये वाष्प निकलेगा, तो ये जो ऊपर तसला उसला रख देता है, ज्यादातर तसले यूज करता है गांव में, तो तसला यूज कर देता है, पानी भर देता है, तो इधर से गर्म करता है तो वाष्प बनता है, और वाष्प इसके सतह में जा करके टकराता है और सटते जाता है। जैसे ही यहाँ पे जाता है तो वो ठंडा है, तो ये जैसे ही इसमें वाष्प गया इसके कॉर्नर पे जा करके चिपक जाता है, वाष्प जाएगा चिपक जाएगा, और चूंकि ये ठंडा है तो ये वाष्प को ठंडा कर देगा, तो पानी की जो बूंद है यहाँ पे वो आपको मिलने लगेगा, यहाँ पे पानी की बूंदे, पानी के छोटे छोटे बूंदे, और यहाँ से लगा देते हैं, तो जब गिरता है तो इसमें तो इस तरह से फिर बनाया जाता है उसमें कि ये जो पानी गिरे जो द्रव में बदले वो इस टोटी में बदल गिरे,
जब चूंकि जैसे मान लो बड़ा बूंद होगा, यहाँ से बाष्प जा रहा है, यहाँ बूंद छोटा छोटा फिर धीरे धीरे और जाते रहेगा, तब बूंद बड़ा होगा तो टपकेगा। तो ऐसा फिट कर दिया जाता है कि वो टूटी में फिर गिरे और वो वाला लिक्विड बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सा तरीका है आसवन का यहाँ, है ना, और कुछ नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। आंशिक आसवन, आंशिक आसवन। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, है ना। कहीं भी जैसे मान लो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी में जब दो लिक्विड को अलग करते हैं तो ज्यादातर हम लोग आंशिक आसवन ही प्रयोग करते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें से वो भी तो ठीक है, उसमें भी वैसे होता है, लेकिन जो आंशिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में है वो एक से ज्यादा लिक्विड को, एक से ज्यादा लिक्विड भी अगर बिलियन में रहेगा तो उसको ये अलग कर सकता है, एक से ज्यादा भी रहेगा तब भी अलग कर सकता है, और एकदम एग्जैक्ट अलग कर देगा। उसमें केस में तो ये बचा रह जाता है बर्तन में, लेकिन इस केस में दोनों अलग हो जाएगा, दोनों लिक्विड अलग हो जाएगा। इसमें बचा रहेगा लेकिन एकरा में दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या होता है उसमें से सिंपल डिस्टिलेशन में तो आप क्या होता है कि आप बी को मतलब एग्जैक्ट प्योर बी आप नहीं निकाल सकते हैं, कुछ कुछ तो जाइए सकता है। ऐसे ही जैसे देखो क्या होता है, अगर कोई बनाता है तो किसी का खराब दारू बनता है, किसी का अच्छा बनता है। इसी वजह से कोई ऐसा कस के गर्म कर देता है कि जो ये वाला जो नीचे में रेसिड्यू है वो बाष्प बन के चल जाता था, ओकरा में चल जाता है, तो देखिएगा उसका कलर अलग हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ अल्कोहल आएगा तो एकदम कलरलेस होगा, एकदम कलरलेस होगा। मतलब आपको कुछ और वहां जा रहा है, फिर से ए वाला जो बर्तन में था वो जा रहा है बाष्प बन के, मतलब समझ लो कि वो अच्छा से आपका नहीं बन रहा है ना। तो आंशिक आसवन में क्या होता है ना, तो लिख लीजिए कि इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक लाइन लिखिए उसके बाद मैं समझाता हूं कैसे होता है। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, in fractional distillation, those liquids are important, those liquids are separated, those liquids are separated which have different boiling point, different boiling point, different boiling point, different boiling point. In fractional distillation, those liquids are separated which have different boiling point, जिसका अगर क्वथनांक अलग अलग होगा, जैसे मान लीजिए 2-3 लिक्विड 1 बिलियन में, एओ का 40 डिग्री है, एओ का 60 डिग्री है, एओ का 70 डिग्री है, तो ऐसे केस में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे अलग कर सकते हैं। किस लिक्विड को अलग करते हैं जी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। वैसे दो लिक्विडों को अलग किया जा सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, और रेंज थोड़ा सा ऐसा नहीं 2-3 डिग्री का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 10-12 डिग्री का होना चाहिए मिनिमम, कि आपको आसानी से वो अलग हो जाए, तो फिर शुद्ध आपको फिर वो लिक्विड नहीं मिलेगा। तो हिंदी लिखना है जो लिख लीजिए कि आंशिक आसवन में वैसे द्रवों को अलग किया जाता है आंशिक आसवन में वैसे द्रवों को अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक अलग अलग होता है, जिसका क्वथनांक अलग अलग होता है।
जिसका क्वथनांक अलग अलग हो भी लिख सकते हैं, अलग अलग होता है। इसमें कैसे होता है जी, आइए मैं इसको बताता हूं। इसमें एपरेटस कैसे हो जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए इसमें कैसा रहता है बर्तन, इस तरह का रहता है। जैसे इस तरह का एक बर्तन रहता है, जैसे मान लीजिए हम दो लिक्विड लेते हैं, एक ले लेते हैं लिक्विड ए जिसका मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं टीए का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए एक लिक्विड बी ले लेते हैं जिसका मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है का, और सी भी रहे है ना, उसका मान लीजिए 70 डिग्री हो। तो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, तो इस विलयन को यहां रखते हैं, यहां पे रखते हैं और इसको गर्म करते हैं बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वाला से ज्यादा तापमान पर। चूंकि ये जो विलयन बनेगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ही होगा, लेकिन हम इसे गर्म करेंगे थोड़ा अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर गर्म करेंगे। तो जब अधिक तापमान पर गर्म करिएगा तो वाष्प बनेगा, और जब ज्यादा कस के ज्यादा तापमान दीजिएगा तो दोनों का वाष्प बनेगा, और जब दोनों का वाष्प बनेगा तो दोनों का वेपर ऊपर जाएगा, दोनों का वेपर ऊपर जाएगा, दोनों का वेपर ऊपर जाएगा। तो अब जरा गौर करिए, दोनों का वेपर जाएगा तो नीचे से तापमान दे रहे हैं, तो ये जो बर्तन है, तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा बर्तन का तापमान टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अरे नीचे गर्म कर रहे हैं तो ये तो जैसे मान लीजिए ये जा गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा तापमान इधर रहा होगा, इधर एरिया में, ऊपर जाइएगा तो थोड़ा तापमान कम रहेगा, और ऊपर जाइएगा तो तापमान कम होते जाएगा। नहीं समझा बात, तापमान कम होते जाएगा। तो अब देखिए क्या करता है, यहां पे ये एक होल कर देता है, इस तरह का, इस तरह का होल कर देता है, और यहां पे इस तरह का बनाया रहता है, और यहां से एक टोटी निकाल देता है बाहर की ओर। तो ये वेपर जा रहा है, वेपर जा रहा है। तो इस एरिया में मान लीजिए तापमान ज्यादा है, मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड इस एरिया में तापमान है, तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री था, वो उसका वेपर, चूंकि जैसे देखिए जैसे ही ऊपर जाएगा तापमान घटेगा, तो वेपर जैसे ही 40 से 60 से थोड़ा सा कम होगा तापमान, और बी ध्यान दो ये 60 डिग्री पर, चूंकि वेपर तो दोनों का होगा, वेपर तो दोनों का होगा, यहां पर दोनों का वेपर होगा, क्योंकि तापमान 60 डिग्री है, तो ए भी उबल के वाष्प में बना होगा और बी भी उबल करके वाष्प में बना होगा। तो लेकिन जैसे ही यहां से ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान 60 से कम होगा, क्योंकि बर्तन है ऊपर से नीचे जा रहे हैं, थोड़ा लंबा वाला बर्तन है, तापमान घट रहा है। तो जैसे ही 60 से थोड़ा सा कम तापमान ऊपर जैसे ही जाता है, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री हुआ या 55 डिग्री या 58 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही 55 डिग्री होगा, जैसे ही 60 से कम होगा, बी का जो वेपर है, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, 60 पर वेपर बन रहा, इसका 60 पर बन रहा, और जैसे ही तापमान कम होगा 58 होगा, बी का वेपर लिक्विड में बदल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो बी वाला यहाँ पर गिरने लगेगा, और बी का लिक्विड गिरने लगेगा और यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। और एक मान लीजिए ऊपर तापमान 40 वाला, तो ये 40 तापमान तो यहाँ रहेगा, और यहाँ पर एक टोटी लगा देते हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री हो। तो जैसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है
तो ए का जैसे ही ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तापमान, चूंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है तापमान घट रहा, तो जैसे ही ए का वेपर ऊपर गया, ए का वेपर ऊपर गया तो 40 से जैसे ही तापमान कम हुआ, ए के वेपर यहाँ लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि तापमान जैसे ही केवल ठंडा करोगे बाष्प के तबे ना वो द्रव में बदलता है। अब ठंडा हो ही रहा है, 40 से आपने थोड़ा सा भी कम किया, क्योंकि बाष्प तो ये 40 डिग्री पर बनता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हुआ, वो क्या बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहां से आपका ए वाला निकल जाएगा, तो इधर से ए निकल गया और इधर से बी निकल गया, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। देखिए तो यहां से जैसे आपको वही सकता, ऊपर क्या ऊपर बी वाला नहीं जाएगा, अरे बी नहीं जाएगा ऊपर, बी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि जैसे ही आपको 60 से तापमान थोड़ा सा भी कम होगा, एजे पर ही लिक्विड में द्रव में बदल जाएगा। जैसे ही आप ठंडा किसी भी बर्तन को आप देखिए, जैसे किसी बर्तन में घरे में आप देखिए ना, बॉईल करते हैं, किसी पानी को बॉईल करते हैं, तो ऊपर जैसे ही बाष्प ऊपर आता है, जैसे ही बर्तन के बाहर ऊपर आता है बाष्प, वो पानी में बदल जाता है, क्योंकि तापमान ऊपर में कम हो जाता है, बाहर जैसे ही बाष्प निकलता है उसका तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होगा तो वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। वही बात यहाँ होता है ना। तो यहाँ से देखिए ए और बी अलग अलग हो गया, ए और इस केस में लगभग बहुत ज्यादा शुद्ध निकलता है बी, बी भी लगभग 95-96% 97% शुद्ध आता है, एकदम शुद्ध आएगा। इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नई बात समझा, नहीं समझा? बाष्प कब बदलता है द्रव में, जब उसे ठंडा करें, ठंडा करने पर अगर कोई बाष्प 60 डिग्री पर है तो उसको थोड़ा सा 59 जाएगा तो वो ए वाला बाष्प में बदल जाएगा। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आस्वन। अच्छा तब बताओ, अगर दोनों लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो जाए, जैसे ये 60 डिग्री और ये हो जाए 58 डिग्री, तो क्या इस विधि से उसे निकाला जा सकता, अलग किया जा सकता है? नहीं अलग किया जा सकता है। इस केस से फिर अलग नहीं किया जा सकता। यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान हो, यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान हो, मतलब दोनों एक के तापमान पर उबलने लगे, एक के तापमान पर उबलने लगे, तो उस केस में आप उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चल जाएगा, यहाँ दोनों आएगा तो दोनों यहाँ चलाएगा, साथे साथे बाहर निकल जाएगा दोनों, तो आप इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। और वैसा मिक्सर जानते हो जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट समान हो, ये आपका बोर्ड में है जो मैं बता रहा हूं। अगर कोई दो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट समान है और दो लगभग लगभग समान, आप दोनों का मिक्सचर बनाए तो जब गर्म करिएगा तो एक के तापमान, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों है तो दोनों साथे साथे निकलेगा, जने जाएगा दोनों साथ ही आएगा, और जब दोनों साथ ही आएगा तो दोनों साथ बाहर हो भी निकलेगा, मतलब फिर ये अलग नहीं होगा। तो वैसा मिश्रण जो एक ही तापमान पर उबलता है, एक ही तापमान पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा, तो एक लाइन में लिख लो जरा सा नोट करके। नोट में एगो लिख लो, नोट में लिख लीजिए,
that solution in which liquids have liquids have same boiling point cannot be separated by fractional distillation. Cannot be separated by fractional distillation. वैसा विलयन जिसमें द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट समान हो, द्रवों का क्वथनांक समान हो, वैसा विलयन जिसमें द्रवों का क्वथनांक समान हो, उसे आंशिक आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता। एक और बता दो कि छोड़ दो, चलो बता दो, जल्दी सुनिए, खाली बस उसका आइडिया दे देते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन है ना, तीसरा बता दें थोड़ा सा, वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसके बारे में भी, और इसका नाम मैंने देखो यहाँ नहीं दिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उसको ग्राफ से आपको समझाएंगे। तीसरा लिख लो, वैक्यूम डिस्टिलेशन। कैसे डिस्टिलेशन? तो इसमें वैसा कहता है कि इस केस में है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए वैक्यूम निर्वात आसवन इसे बोलते हैं, तो लिख लीजिए, इन दिस डिस्टिलेशन that liquids are separated which decompose by increasing the temperature, पैराग्राफ चेंज करके लिख दे, सो इन वैक्यूम डिस्टिलेशन temperature kept constant and pressure changes। ये थोड़ा सा जटिल होता है, प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर चेंजेस, इसमें दबाव को बदला जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन में। तो लिख दीजिए, जिनको जरूरत है हिंदी लिख लो 1 सेकंड के लिए, कि इस आसवन में वैसे द्रवों को अलग किया जाता है
जो तापमान बढ़ाने पर टूट जाता है, तापमान बढ़ाने पर टूट जाता है। तापमान बढ़ाने पर टूट जाता है। हाँ, इन वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसलिए निर्वात आसवन में तापमान को स्थिर रखा जाता है और दबाव को बदला जाता है, दबाव को बदला जाता है, दबाव को बदला जाता है, दबाव को बदला जाता है। कैसे होता है? कैसे होता है मैंने बताया ही तो था। जैसे मान लीजिए आप पिस्टन अरेंजमेंट ले लीजिए, इस तरह का कुछ रहता है ना, इस तरह से मैंने एक बार समझाया ही था कि मान लीजिए कोई सिलेंडर ले लीजिए और यहाँ पिस्टन लगा दीजिए। अब यहाँ पे वाष्प बना हुआ है, आप दबाव बढ़ाइए, ये वाष्प आपको लिक्विड में बदल जाएगा। जैसे पिस्टन को दबाइएगा, दबाव बढ़ेगा तो ये जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप प्रेशर पिस्टन को ऊपर करिए, दबाव कम होगा तो ये जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और यही प्रोसेस यूज किया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन में। एक सिस्टम इस तरह से कर दिया जाता है, एक बड़ा सा सिस्टम रहता है इस तरह का, है ना, और इसी के अंदर आपको यहाँ हवा निकालने का एक आपका रहता है खींचने वाला, हवा को यहाँ से खींचता है तो इसका दबाव अंदर में कम होता है और इसी में विलयन को रखा जाता है और इस तरह से एपरेटस बनाया जाता है। तो वो देख लेता है कि इस विलयन यहाँ जो है, यहाँ जो ए और बी वो ऐसा होता है जो टूटने वाला होता है, तो तापमान न बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ए बी टूटेगा नहीं। जैसे टूटने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए HCl है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो हाइड्रोजन अलगे हो जाएगा और क्लोरीन अलगे हो जाएगा, तो की फायदा निकालने से, अलग करे से, जब खुदे टूट जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ऐसे केस में यूज किया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। हाँ, तो आपको इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं, 12th के लिए सिर्फ आंशिक आसवन ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। और कल हम लोग पढ़ेंगे आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन और लार्ज निगेटिव डेविएशन। तो उसके बाद कल हम लोग उसको खत्म करके फिर चलेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म। उसमें 4 को पढ़ना है हम लोगों को, है ना, 4 को हम लोग पढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, है ना। उसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर खत्म हो, क्योंकि उसमें चारों चैप्टर पहले एक बार पढ़ लेंगे चारों के बारे में, उसके बाद सभी पर 10-15 क्वेश्चन करके चैप्टर को समाप्त। उसके बाद शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट, है। चलिए आइए कल हम लोग देखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं, है ना। कल हो सकता है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे आपका लार्ज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन और लार्ज नेगेटिव डेविएशन। वो हम लोग कल हो सकता है खत्म कर दें दोनों, वो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है उसमें, बस खाली समझ लेना है। 2 ग्राफ पढ़ना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना है, और नहीं होगा तो कल ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू भी कर देंगे, है। ठीक है।